हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा कार्बन है वो इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने आयोपैक नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन या फिर ब्रोमीन में से हो तो हम एज अ प्रीफिक्स उस फंक्शनल ग्रुप को हमारी मेन चेन के नेम के आगे रख देते। अब हमारे बाकी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बचे थे, उनका नोमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। OH ग्रुप जो होता है, अल्कोहल ग्रुप जो होता है, ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो वहां पे हम लोग उनको एज अ प्रीफिक्स ले रहे थे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनको एज अ सफिक्स लेंगे और सफिक्स क्या हो जाएगा अल्कोहल्स के लिए, ओल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओल। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है जितने कार्बन की चेन होगी। ठीक है, उसके बाद एल्केन है या एल्कीन है या फिर एल्काइन है तो एन, इन, आइन। उसके बाद हमारा लास्ट में सफिक्स आ जाएगा जो फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है CH3 CH2OH। कितनी कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है। 2 कार्बन मतलब वर्ड रूट क्या है, एथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो मतलब एन, तो क्या हो जाएगा ये, इथेन। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमारा फंक्शनल ग्रुप भी तो आ रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप भी तो है किस पोजीशन पे, तो हमें इसके लिए सफिक्स लगाना पड़ेगा। और इसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओल, तो ओल। अब दोनों वोवल्स एक साथ तो आ नहीं सकते, तो इसलिए ये ई हम लोग हटा देते हैं और इसकी जगह क्या रख देते हैं, इथेनॉल। इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो अब इसमें कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कार्बन पे एक OH ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, तो कितनी कार्बन है, 4 कार्बन है, और फर्स्ट उस पे मेरे पास एक OH ग्रुप भी लगा हुआ है। इसका नाम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, अब ई, उसके बाद मेरे पास साथ में एक OH ग्रुप भी है तो ओल आ जाएगा। अब ई और ओ तो एक साथ आ ही नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेनोल। क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोल, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप मेरे पास आता है, तो इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करेंगे, उसका वर्ड रूट लिखेंगे, एन लगाएंगे, ओल लिख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा एल्केनोल। 1 कार्बन वाला अल्कोहल है तो मिथेनॉल, 2 कार्बन वाला है तो इथेनॉल, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स यहाँ पे यूज करते हैं अल, जैसे अल्कोहल के लिए ओल यूज कर रहे थे, वैसे ही एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अल। तो सिंपल है, पहले जितने कार्बन है उतना वर्ड रूट। ठीक है, उसका वर्ड रूट, जैसे कि देखो सबसे पहले है CH3 CHO। इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO। अब इसमें कितनी कार्बन है, इसमें मेरे पास 2 कार्बन प्रेजेंट है। 2 कार्बन मतलब कि एथ, एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, अल, इथेनॉल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे मेरे पास कितनी कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब कि कितनी कार्बन है, ब्यूटेन, और लास्ट में मेरा क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, सिमिलरली अगर ये होता HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर ये होता, अब इसमें कितनी कार्बन है, एक ही तो कार्बन है। ठीक है, एक ही कार्बन है यानी कि मिथ, और एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। ये सभी इनके आयुपैक नेम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है मेरे पास कीटोनिक ग्रुप। अब देखो ये जो एल्डिहाइड लग रहा है ये तो कॉर्नर पे लग रहा है, ये बीच में तो आ ही नहीं सकता, चेन के बिल्कुल कॉर्नर पे ये लगा हुआ है। लेकिन ये जो मेरा कीटोनिक ग्रुप होता है ये चेन के सेंटर में आता है। लाइक देखो अगर मेरे पास इस तरीके से है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इस कीटोनिक ग्रुप के इस साइड पे भी एक ग्रुप होना चाहिए और इस कीटोनिक ग्रुप के इस साइड पे भी एक ग्रुप होना चाहिए। इसकी दोनों ही साइड्स पे एक ना एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं कीटोन की बात करूं तो मिनिमम कितनी कार्बन होनी चाहिए कीटोन में, 3 होनी चाहिए ना। 2 कार्बन वाला तो कीटोन बना ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके दोनों साइड्स पे ग्रुप होने चाहिए ना। तो मेरा 3 कार्बन वाला एक कीटोन की फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है इसकी नेमिंग की, तो इसके अंदर
जो हमारे कीटोन्स होते हैं उनके लिए हम लोग हमारा सफिक्स यूज करते हैं ओन। क्या यूज करते हैं? ओन। तो 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है। सिमिलरली अब इसमें मेरे पास कितनी कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बिल्कुल कॉर्नर पे लगते हैं, टर्मिनल पे लगते हैं, ये मिडल में कभी नहीं आएंगे। मिडल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइड और मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये दोनों ग्रुप टर्मिनल पे आते हैं। ठीक है। तो देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COH, वो कॉर्नर पे लगता है। ठीक है। अब देखो HCOOH, इसमें कितनी कार्बन है? अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। अब देखो यहाँ पे HCOH में कितनी कार्बन है? एक ही तो कार्बन है। एक ही तो कार्बन है। एक कार्बन मतलब मिथेन, और लास्ट में क्या लग जाएगा? ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। सिमिलरली इसके केस में देखो कितनी कार्बन है? 2 कार्बन मतलब एथ, इथेन, इथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पे मेरे पास 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना, पहले वर्ड रूट लिखना है, जितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो इंक्लूड कर, वो लिखो, उसके बाद एन लगाओ, बाद में फंक्शनल ग्रुप लगा दो। याद रखना क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो एज अ प्रेफिक्स आते हैं, लेकिन ये जो मेरे फंक्शनल ग्रुप्स है ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स एज अ सफिक्स आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मेन जो हमारे पास है कि कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, इनकी कंबशन करते हैं, एयर की प्रेजेंस पे अगर इनको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है। तो देखो जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कंबशन, मतलब कि जो मेरे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो मेरे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये एयर की प्रेजेंस में बर्न करके फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। इस वजह से इनको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, क्योंकि जब ये बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है। देखो जो मेरे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो सभी एयर की प्रेजेंस में बर्न करके फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास जो कार्बन होता है वो भी बर्न करके CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CO2। तो क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इस प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब देखो जो मेरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड कौन से होते हैं? एल्केन्स वाले। जब ये हमारे पास बर्न करते हैं, जब मेरे एल्केन्स बर्न करते हैं तो वो एक ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। ठीक है। लेकिन इनको बर्न करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए इनको, अगर वो उतनी ऑक्सीजन मिल जाए तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। जैसे कि अगर मैं CH4 की कंबशन कराऊं तो वो जब बर्न होंगे तो CO2 मिलेगी, H2O मिलेगा और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जितनी ऑक्सीजन इनको कंप्लीटली बर्न करने के लिए चाहिए, अगर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मतलब कि इस केस में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो कंप्लीट कंबशन होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ कार्बन उसके अंदर बच जाएगा। उसी कार्बन के बचने की वजह से एक सूटी फ्लेम मिलने लगती है। सूटी फ्लेम मतलब ब्लैक कलर की बिल्कुल फ्लेम हमें मिल लगती है, ब्लैक कलर का कुछ कंटेंट सा दिखने लगता है हमें। ठीक है। तो जब हमारे पास कंप्लीट कंबशन हो रही है तो ब्लू फ्लेम मिलेगी, लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी, जब जितनी ऑक्सीजन, जितनी एयर हमें बर्न करने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो फ्लेम हमें कैसे मिलेगी? सूटी फ्लेम मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मतलब जो आपकी, जब आप देखोगे लाइक जब आपके वो होते हैं, मतलब घर में जो आपके गैस स्टोव्स होते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि गैस स्टोव्स जो होता है ना, उस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब उन होल्स का काम क्या है? ठीक है। वो होल्स क्यों होते हैं? देखो अगर वो होल्स ना हो, ठीक है, अगर वो होल्स ना हो तो देखो, अगर होल्स है तो होल्स की वजह से ना एयर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब हर होल में से एयर पास हो रही है। अगर एयर हमें मिल रही है तो जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी ऑक्सीजन हमें मिलेगी।
अगर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है तो कंप्लीट बर्निंग होगी, कंप्लीट बर्निंग होगी तो इसलिए ब्लू फ्लेम आएगी। तो इसी वजह से, उन्हीं होल्स की वजह से हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है बर्निंग के लिए, इसीलिए वहां पे जो हमें फ्लेम दिखती है ना वो ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ये कुछ टाइम बाद होने क्या लगता है कि आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं जिनमें खाना कुक करते हो, तो उनका जो बेस होता है ना वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर का होने लग जाता है, वो खराब होने लग जाता है। जब ऐसा हो जाए ना तो समझ लेना कि वहां पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो रही, क्योंकि कंप्लीट कंबशन ना होने की वजह से ही आपकी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ब्लैक कलर का कुछ कार्बन कंटेंट आता है, वही ब्लैक कलर का कार्बन कंटेंट आपके यूटेंसिल्स पे लग जाता है, जिसकी वजह से आपके यूटेंसिल्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कब कंप्लीट कंबशन हो रहा है और कब इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक है। जब वो सारे के सारे होल्स बर्नर में, जो भी आपके पास गैस स्टोव आपके घर में है, जब वो होल्स ओपन होंगे उस टाइम पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर जाएगी, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी, और सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी दैट मींस वहां पे कंप्लीट कंबशन होगा और ब्लू फ्लेम मिलेगी। लेकिन अगर होल्स में कुछ चला जाए, कुछ सपोज करो कुछ भी वेस्ट मटेरियल में चला जाए या होल्स किसी तरीके से वो बंद हो जाए, तो होगा क्या, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं मिल रही, और अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं मिल रही दैट मींस सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, और वही सूटी फ्लेम्स आपके यूटेंसिल्स को खराब करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जब कंप्लीट कंबशन होगा, जब हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर मिलेगी, उस टाइम पे तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है तब हमारे पास सूटी फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब देखो जो मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस, ये जो मेरे एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं इनके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। एयर के अंदर, एयर में तो 21% अप्रॉक्स ऑक्सीजन होती है, इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती कि वो इतने ज्यादा कार्बन कंटेंट को कंप्लीटली बर्न कर पाए। इसी वजह से जो मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो येलो स्मोकी फ्लेम के थ्रू बर्न करते हैं। मतलब वो कैसे बर्न करते हैं, येलो स्मोकी फ्लेम के थ्रू बर्न करते हैं। लेकिन किसी तरीके से अगर इनको मैं बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन दे दूं तो ये भी ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करने लग जाएंगे, ये भी ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करने लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हम गैस और केरोसिन स्टोव यूज करते हैं घर में, उनमें इनलेट्स होते हैं एयर के, मैंने आपको बताया छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर वहां पे चली जाए और हमें ब्लू फ्लेम मिलने लगे। तो एक चीज याद रखना, सभी के सभी सैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं अगर उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है तो वो ब्लू फ्लेम से बर्न करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो ये सूटी फ्लेम के थ्रू बर्न करने लगते हैं। लेकिन जो मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कंटेंट उनमें कम हो जाता है ना, कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और अगर हमें उन्हें कंप्लीटली बर्न करना है तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और उतनी ऑक्सीजन एयर में अवेलेबल होती नहीं है। तो इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, येलो कलर की एक स्मोकी फ्लेम हमें देखने को मिलती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी इन कार्बन कंपाउंड्स की, कंबशन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। लाइक अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल्स, किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर इथेनॉल है ना वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं लाइक KMnO4 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है एडिशन मतलब कुछ ना कुछ ऐड करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें तो कुछ ऐड करना ही नहीं है, कार्बन जो है ऑलरेडी 4 अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक जो एल्कीन्स होते हैं, इनमें ये जो डबल बॉन्ड बनता है, इनमें ये जो डबल बॉन्ड बनता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है कि हम इसमें जो हमारे एल्कीन्स होते हैं इनमें कुछ ना कुछ कोई दूसरे एटम्स ऐड करा दे और इन डबल बॉन्ड्स को हम लोग कन्वर्ट कर दे किसमें, सिंगल बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट कर दे, सिंगल बॉन्ड में। तो देखो ये जो एल्कीन्स होते हैं इनमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, और जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो होगा क्या, इनमें से ये एक बॉन्ड हट जाएगा, ये जो मेरा पाई डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन H2 ऐड हो रही है तो दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन चली जाएगी इस तरीके से। पहले क्या थे, यहाँ पे 2 R ग्रुप्स थे, 2 अल्काइल ग्रुप्स थे, और यहाँ पे क्या है आएगा, डबल बॉन्ड टूट गया और दोनों जगह मेरे पास हाइड्रोजन आ गई। और कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट मेरे पास है यहाँ पे निकल कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट है, निकल कैटलिस्ट, ठीक है। लाइक देखो इथीन की अगर मैं बात करूं तो इथीन क्या होता है, इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब हम लोग इसमें हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो होगा क्या, बस यहाँ से ये जो मेरा पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड हट जाएगा और दोनों जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगी। मतलब कि इथीन जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो ये जो एडिशन रिएक्शंस है उसमें हम लोगों ने कैटलिस्ट लिया क्या, हाइड्रोजन, हम लोगों ने कैटलिस्ट लिया निकल, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इन कैटलिस्ट का क्या काम है, तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। मतलब अगर कोई रिएक्शन स्लो हो रही थी, मैंने कैटलिस्ट ऐड किया तो वो रिएक्शन फास्ट होने लग गई। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये जो एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ये जनरली यूज होता है, कमर्शियली इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। और कमर्शियली ये कैसे यूज होता है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इस तरीके से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन जब मैं इनकी हाइड्रोजनेशन कराऊंगी तो होगा क्या, डबल बॉन्ड हट जाएगा और दोनों जगह पे मेरे पास आ जाएगी हाइड्रोजन, दोनों जगह पे क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन, इस तरीके से। और ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड बना ये होता है वेजिटेबल घी। जो मेरा वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन जो मेरा वेजिटेबल घी होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड ही होता है और वेजिटेबल घी मेरा सैचुरेटेड फैट होता है। और हमारी बॉडी के लिए ये सैचुरेटेड फैट्स बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये तो लिक्विड होता है, लेकिन जो मेरा वेजिटेबल घी होता है ये सॉलिड होता है। क्यों ये हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये हार्ट में जाके उनकी जो भी उनमें आर्टरीज और होती है वहां पे ये उन जगहों को ब्लॉक कर देता है, इसलिए ये वेजिटेबल की जो हमारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक ग्रुप को हटा के कोई दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखो जब हम मिथेन्स में, यानी कि आप सपोज करो किसी एल्केन में क्लोरीन डालते हैं, Cl2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अगर लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो होता क्या है, मिथेन में क्या है, 4 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन को हटा के एक Cl लगा दिया, मतलब 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को लगाया एक Cl लग गया, तो क्या बन गया, CH3Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन प्लस HCl अलग हो जाता है, ठीक है। तो CH3Cl बन जाता है, क्लोरोमीथेन बन जाता है, प्लस में HCl गैस अलग हो जाती है। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन एटम की जगह कोई दूसरा एटम लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब्स्टिट्यूट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है, अब में जो कार्बन कंपाउंड्स है इनमें हमें 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, इथेनॉल के बारे में, इथेनोइक एसिड के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला कंपाउंड है मेरे पास इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम, आयुपैक नेम तो इथेनॉल है, कॉमन नेम इसका होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक तो ये कलरलेस होता है, इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। ध्यान रखना अल्कोहल को कभी भी फायर के पास मत लेके जाना, बहुत तेज बर्स्ट हो जाएगा, बहुत तेज फायर लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, इट इज इमिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इट इज मिसिबल विद वाटर, मतलब वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में हम इसको मिक्स कर सकते हैं। तीसरा, इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, मतलब कि ये कैसा होता है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि लिटमस पेपर के कलर को ये चेंज कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अल्कोहल की बहुत सारी प्रोपोर्शंस होती है, ठीक है। जो हमारे पास 95% अल्कोहल, प्योर अल्कोहल होता है उसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, जो 100% प्योर होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं,
फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई। अब मेरे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन है मेरे पास रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन। तो जब भी हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे H+ होता है, यहाँ पे ये Na+ बना सकता है, तो इस हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर लेता है? सोडियम। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2ONA, ठीक है। साथ में मेरे पास रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम एज अ केमिकल टेस्ट भी तो यूज कर सकते हैं। अब जो अगर गैस रिवॉल्व हुई, अगर मैं उसको बर्नर के साथ के पास ले जाऊं और वो पॉपिंग साउंड दे रही है, दैट मींस गैस कौन सी रिलीज हुई? हाइड्रोजन। और कोई अल्कोहल ही है, अल्कोहल मैंने लिया, उसमें मैंने सोडियम मेटल डाला, एक गैस रिवॉल्व हुई, उसको मैंने बर्नर के पास ले जाया, और अगर वो पॉपिंग साउंड दे रही है, मतलब कि वो हाइड्रोजन गैस थी। और हाइड्रोजन गैस कौन देता है? अल्कोहल ही तो देता है सोडियम मेटल के साथ। तो इसको हम एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हैं अल्कोहल्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है मेरे पास रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब देखो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर, मतलब ये वाटर का रिमूवल कर देता है। तो देखो मेरे पास क्या प्रेजेंट है? CH3CH2OH, ठीक है। इधर से अगर OH गया और इधर से अगर मेरा हाइड्रोजन चला गया तो वाटर चला जाएगा, और जब ये दोनों जाएंगे तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन। यानी कि अल्कोहल से क्या बन गया? एक एल्कीन बन गया। और किसके थ्रू बनेगा? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के थ्रू बनेगा। और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्या? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरे पास वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? जो वाटर को रिमूव करता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब आता है मेरे पास सेकंड कंपाउंड मेरा इथेनोइक एसिड। क्या आता है? इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड को जनरली हम लोग एसिटिक एसिड कॉमन नेम बोलते हैं, जिसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। जो इसका 5 to 8% सॉल्यूशन होता है ना वाटर में, उसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, पंजेंट स्मेलिंग होता है, कलरलेस होता है, वाटर के साथ मिसिबल होता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात, वो न्यूट्रल था लेकिन ये न्यूट्रल नहीं होता, ये तो एसिड है, तो ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आती है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टी पहली है हमारे पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये अल्कोहल की भी केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अल्कोहल भी इसमें हम लेते हैं। क्या करते हैं? हम एसिड लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ना बहुत फ्रूटी सी, बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो जब भी एक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, और इस एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है इसकी इस रिएक्शन में। क्योंकि एस्टर बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब बना कैसे देखो, क्या था? CH3COH, इधर क्या था? CH3CH2OH। H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा? पानी निकाल देगा, इधर से वाटर निकाल देगा, तो इधर से चला गया पानी, ठीक है। क्या बन गया? CH3CO एज इट इज, और ये इधर से जुड़ जाएगा बस CH2CH3। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 एस्टर बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। एस्टर ग्रुप हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। इधर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एस्टर, ठीक है। एस्टर जो होता है, क्योंकि ये फ्रूटी स्मेल का होता है, तो इसलिए ये परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एस्टर की हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो, एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट कराया, डिहाइड्रेशन कराई इनकी, तो एस्टर बन गया। अब इस एस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस करा दूंगी ना, तो वापस एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। तो उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराएंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, लेकिन साथ में एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। मतलब कि एसिड क्या होता है? CH3COOH। इस H की जगह Na लगा दो, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या बन जाएगा? CH3COONA, सोडियम सॉल्ट, ठीक है, जो कि हमारा सोप होता है, ठीक है। तो ये तो थी रिएक्शंस इनकी, एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मेरे पास है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है, क्या है कि जो मेरे एसिड्स होते हैं
वो कार्बोनेट्स के साथ भी और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी। एक तो इन एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल जाता है, दूसरा मिलती है H2 और CO2। सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा CH3CONA, इधर भी क्या बनेगा CH3CONA, इधर क्या बनेगा H2CO2 H2CO2। बस बैलेंसिंग का थोड़ा सा फर्क है रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कंपाउंड्स भी हो गए। लास्ट टॉपिक यहाँ पे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोप्स, ठीक है। और सोप का क्लींजिंग एक्शन, जिससे जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोप जो होता है वो किस तरीके से हमारे क्लोथ्स पे प्रेजेंट डर्ट को एंट्रैप कर लेता है, खत्म कर देता है और हमारे क्लोथ्स क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो दो चीजें होती है, एक होती है सोप्स और एक होती है डिटर्जेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है। अब अगर केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में तो डिफरेंस होगा ही, है ना। तो देखो सबसे पहला है सोप, ठीक है। सोप्स जो होते हैं ना वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। जो हमारे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है स्टेरिक एसिड C17H35COO- ठीक है। सोडियम सॉल्ट है इन एसिड का, ठीक है। ये जो मेरे फैटी एसिड्स है इनका सोडियम सॉल्ट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं सोप, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास डिटर्जेंट, ठीक है। लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना वो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं। लाइक कोई भी ये बड़ी सी अल्काइल चेन है ना, ऐसी अल्काइल चेन होगी और होगा SO3- Na+, ठीक है। सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं इनके, हमारे पास सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं और इनके लिए कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉपर्टीज में तो डिफरेंस होगा ही, ठीक है। अब इन दोनों का जो एक्शन होता है ना वो वाटर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, देखो जो हमारे वाटर्स होते हैं ना उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। लाइक कार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर होता है ना वो हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब ये जो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं इनका हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट वाटर मतलब जिनमें मैग्नीशियम कैल्शियम इनके किसी भी तरीके की कोई सॉल्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हार्ड वाटर में इनके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, ठीक है। अब ये जो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं ना इनका दोनों में अलग अलग रूल होता है, ठीक है। अगर आप सोप को हार्ड वाटर में डालोगे तो कोई भी लेदर, कोई भी झाग नहीं बनती, लेकिन अगर आप डिटर्जेंट को डालोगे तो आपकी लेदर की फॉर्मेशन होने लग जाती है, ठीक है। यानी कि जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, लेकिन जो आपके सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो पहला तो इनके स्ट्रक्चर में ही हो गया, ठीक है, जो मैंने बताया। दूसरा आयनिक पार्ट इसमें क्या होता है CO-, इसमें क्या होता है SO3- Na+, SO3- Na+। नेक्स्ट है मेरे पास इनकी एफिशिएंसी हार्ड वाटर में तो होती ही नहीं है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी तो सेम रहती है, हार्ड वाटर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वो हार्ड वाटर में भी लेदर बनाता है, वो हार्ड वाटर में लेदर नहीं बनाता, ठीक है। नेक्स्ट है सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये डिग्रेड हो जाते हैं लेकिन ये डिग्रेड नहीं होते, ठीक है, बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन नहीं होती। नेक्स्ट देखो, अब डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में क्यों काम करते हैं, लेकिन सोप हार्ड वाटर में क्यों नहीं काम करते? क्योंकि देखो मैंने बोला हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके सॉल्ट्स। तो देखो सोप जो होता है सोडियम स्टीरेट, जैसे कि C17H35COONA, ये कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ना जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके इस तरीके का कुछ कंपाउंड बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कम, ठीक है। अब ये कंपाउंड कैसे बना, देखो मेरे पास क्या है C17H35COO- और इधर क्या है कैल्शियम 2+, तो इस पे +2 चार्ज है, इस पे -1 है, यानी कि इसके मुझे दो कंपाउंड लेने पड़ेंगे ना, तो क्या बनेगा C17H35COO-, ठीक है। तो ये दोनों ही कंपाउंड मिलके आपस में इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, यानी कि इसके दो है इसका एक है, तो यही तो लिखा है C17H35COO होल ट्वाइस कैल्शियम, इसको हम लोग बोलते हैं स्कम। और ये जो स्कम होता है ये कर्डी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसी प्रेसिपिटेट की बनने की वजह से हार्ड वाटर में सोप लेदर नहीं बना पाता, जो मेरा सोप होता है वो हार्ड वाटर में लेदर नहीं बना पाता।
लेकिन डिटर्जेंट के केस में क्योंकि मेरे सल्फोनेट सोल्ट होते हैं, वहां पे सल्फोनेट आयंस होते हैं, वो इसी तरीके का कोई भी स्कम फॉर्म नहीं करते और इसलिए वो हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, वहां पे लेदर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है डिटर्जेंट का, क्यों वो हार्ड वाटर में काम करता है लेकिन सोप काम नहीं करता। लास्ट मेरे पास आता है सोप्स और डिटर्जेंट्स का केमिकल क्लींजिंग एक्शन। किस तरीके से ये डर्ट को, जो डर्ट प्रेजेंट होती है उस डर्ट को क्लीन करता है, डर्ट को जो क्लोथ्स होते हैं उनसे ग्रैब कर लेता है और उनको क्लीन कर देता है। देखो, अब देखो जो मेरे सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं इनमें होता क्या है, एल्काइल चेन होती है बहुत बड़ी सी और लास्ट में मेरा आयनिक पार्ट लगा होता है जैसे कि CO- Na+, जैसे कि अगर मैं सोप्स की बात करूं तो। ठीक है, अब देखो ये जो अल्काइल पार्ट होता है ना, ये होता है वाटर रिपेलिंग पार्ट। क्या होता है? वाटर रिपेलिंग पार्ट। लेकिन जो ये मेरा CO- है ये होता है वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। क्या होता है? वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। ठीक है, तो जब वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? फोबिया पता ही होगा आपको, तो इसलिए हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागने वाला। ठीक है, और वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट मतलब वाटर लविंग, तो लविंग मतलब फिलिक, तो इसलिए इसको बोल दिया हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो सोप जो होते हैं ना उनमें दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक तो बड़ी सी अल्काइल चेन जो कि हाइड्रोफोबिक होती है और एक CO- जो कि हाइड्रोफिलिक होती है। क्या होती है? हाइड्रोफिलिक। तो ये तो बात हुई सोप के बारे में। अब बात यहाँ पे आती है कि ये सोप वर्क कैसे कर रहा है। तो देखो मैंने क्या किया, जो मेरे पास वाटर था मैंने उसमें सोप डाल दिया, ठीक है, या फिर उसमें डिटर्जेंट डाल दिया। ठीक है, तो वाटर था मेरे पास, बहुत सारा वाटर था इस तरीके से। ठीक है, वाटर है नहीं, मान लो कि ये वाटर है। ठीक है, तो देखो मैंने इसमें क्या किया, सोप ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो बाहर वाला जो पार्ट था ना CO- वो वाटर अट्रैक्टिंग था, लेकिन जो लंबी सी चेन थी वो वाटर रिपेलिंग थी। मतलब कि वाटर की तरफ CO- अलाइन करना चाहेगा और ये वाली चेन इस तरीके से अंदर की तरफ आनी चाहेगी ना, इस तरीके से, क्योंकि ये तो दूर भाग रहा है पानी से, तो ये चाहेगा कि मैं अंदर इकट्ठा हो जाऊं, मैं इस वाटर के पास जाऊं ही ना। ठीक है, तो CO- इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा और जो मेरा बड़ी सी अल्काइल चेन है वो इस तरीके से इकट्ठी हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम सोप को या डिटर्जेंट को वाटर में डालेंगे ना तो वो इस तरीके के कोलॉइड्स बनाने लगते हैं। कोलॉइड्स मतलब कि जो आयनिक पार्ट है वो तो वाटर की तरफ होता है और जो मेरा ये हाइड्रोफोबिक चेन है, जो मेरी बड़ी सी अल्काइल चेन है, वो वाटर से दूर भागती है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइसिल। क्या बोलते हैं? माइसिल। ठीक है, ये जो माइसिल बनती है ना, यही क्या करती है, क्लोथ्स पे प्रेजेंट ऑयल या ग्रीस को रिमूव करती है। ठीक है, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उन पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल या फिर ग्रीस। ठीक है, लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक चेन होती है, ये उन ऑयल या ग्रीस, ये जो मेरी हाइड्रोफोबिक चेन है, ये ऑयल और ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और क्या करती है, क्लोथ से उनको पकड़ लेती है और यहाँ पे एंट्रैप करके रख लेती है। ठीक है, यानी कि जो माइसिल बने, उन माइसिल ने क्या किया, क्लोथ पे प्रेजेंट ऑयल या फिर ग्रीस को एंट्रैप कर लिया और एंट्रैप करके वो वाटर में ले गई। यानी कि जो ऑयल और ग्रीस, जो भी डर्ट थी वो पड़ी तो आपके क्लोथ्स पे थी, लेकिन जो माइसिल बनी ना, उस माइसिल ने क्लोथ से तो उनको अनट्रैप कर लिया और ले गई उनको वाटर में, तो वाटर हमारा डर्टी हो गया और क्लोथ्स हमारे क्लीन हो जाते हैं। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि हमारे सोप में दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक वाटर की तरफ रिपेलिंग होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है वो अंदर की तरफ सारे एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं और एक कोलॉइड सा बना लेते हैं। ठीक है, और जो मेरी ऑयल और ग्रीस होती है वो भी वाटर रिपेलिंग होगी। ठीक है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट की तरफ आ जाएगी और माइसिल के अंदर एंट्रैप हो जाएगी और वो माइसिल क्लोथ से इनको एंट्रैप करके वाटर में दे देगी। वाटर, पानी गंदा हो जाता है और हमारे क्लोथ साफ हो जाते हैं। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलमोस्ट बहुत से क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट में डिफरेंसेस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आयुपैक नेमिंग से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि वो सूटी फ्लेम से क्यों बर्न करते हैं, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड ब्लू फ्लेम से क्यों बर्न करते हैं, वो भी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे। अगर आपको इस लेक्चर में
कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।